वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट हो चुका हमारा नया टॉपिक और उसका आज का होने वाला दूसरा क्लास। पार्ट 1 में वो कहते हैं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए पहले बढ़िया से नींव रखनी पड़ती है। वो नींव हम कल के क्लास में रख चुके हैं और आज हम उस पर दूसरा फ्लोर बनाने वाले हैं। यानी आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 2 करेंगे और आज की क्लास में बहुत तगड़े लेवल पे जहर घुलने वाला है, क्योंकि गजब के फील करने वाले कॉन्सेप्ट आपको आज मिलेंगे, गजब के फॉर्मूले आज आपको मिलेंगे जिनको हम विजुअल इफेक्ट के साथ में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरी कंप्लीट जो क्लास है इसमें एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर अपन बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो आज जो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा पार्ट 2 का। पार्ट 1 लास्ट क्लास थी। टोटल लेक्चर की बात करें तो लेक्चर नंबर 97 है। पहला लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन का है और वहां से लेकर अपने यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये हमारा डेली क्लास का टाइमिंग है। अगर बात करें क्लास को स्टार्ट करने की तो ये हमारी टीम आरएसआर जो लगी हुई है लगातार हमारे किए हुए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, आपके साथ जो हमारा प्रॉमिस है उसको कंप्लीट करने के लिए। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना चाहे तो वह मुझे अनअकैडमी पे क्यों फॉलो करे, क्योंकि अनअकैडमी पे हमारी डेली एक क्लास होती है सुबह 8 बजे, फिजिक्स टॉप 3000 क्वेश्चन से। और इसका आज पार्ट नंबर 19 कंप्लीट हो गया। कल 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आज 475 कंप्लीट हो गए। तो ये क्लास फॉलो करने के लिए आपको सुबह 8 बजे होती है, डेली स्पेशल क्लास होती है, फ्री होती है। ये क्लास फॉलो करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद में उसको रजिस्टर करने के लिए, जब आप रजिस्टर करने के लिए जाओगे तो वहां पे आपको कोड मांगेगा, तो ये आप मेरी क्लास का कोड डाल सकते हैं। आजकल स्पेशल क्लास में भी ये कोड पूछता है और प्लस के लिए भी ये कोड पूछता है। दोनों कोड सेम है, आरएसआर लाइव। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्पेशल क्लास का। ये मेरा प्रोफाइल रहेगा, आप जाके सर्च कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी प्लस पे मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं, एक 11th का, एक 12th का, और एक नया प्रैक्टिस कोर्स लॉन्च होने वाला 10 या 11 के आसपास। ठीक है, तो ज्वाइन करना चाहता है गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में 1 मंथ या 3 मंथ नहीं, या तो 6 मंथ या 12 मंथ आप अप्लाई करिए। उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं, आरएसआर लाइव 10% डिस्काउंट होगा और बाकी सारे सब्जेक्ट हैं वो इसी प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम आरएसआर, यहां पर आपको क्लास के रिगार्डिंग अपडेट वगैरह देते रहते हैं। ठीक है, चलो जी, तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। आपका बच्चे क्लास में पहुंच चुके हैं, एक बार जबरदस्त वाली एंट्री हो जाए, जय हिंद कमेंट सेशन में स्पैम हो जाए प्रत्येक बच्चा। इस बात में कोई बच्चा कंजूसी नहीं करेगा। कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दें, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दें और दिल थाम के बैठिए। आने वाले 1 घंटे के लिए फोकस करना है पूरा आपको स्क्रीन पे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल आपका तैयार होगा, कॉन्सेप्ट आपका तैयार होगा। नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 लास्ट डे हमने करवा दिया था। ठीक है जी, चलो सबसे पहले आज का टॉपिक न्यूक्लियर फोर्स है और टाइटल देखते समझ में आ गया होगा, गुरुजी टारगेटेड टॉपिक है एग्जाम का। और उसी टारगेटेड टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय बल। जैसा कि मैं इसके नाम का अगर ऑपरेशन करूं, बस मुझे पूरा फोकस चाहिए क्लास में बच्चा, मुझे पूरा फोकस अब क्लास में चाहिए, कोई कन्वर्सेशन नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई बातचीत नहीं। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। अगर मैं इसके नाम का ऑपरेशन करूं तो पता चलता है नाभिकीय बल, बोले तो न्यूक्लियर फोर्स, यानी एक ऐसा फोर्स जो न्यूक्लियस में अप्लाई हो, जो नाभिक में लगता हो, एक ऐसा बल जो नाभिक में लगता हो, न्यूक्लियस के लिए अप्लाई हो। और बहुत ही गजब का सवाल है, क्या आपने कभी नाभिकीय बल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगते हुए देखा है? क्या वो चीज पॉसिबल है? कभी नहीं, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स है, नाभिकीय बल है, वो नाभिक में लगता है, नाभिक के लिए वैलिड है। और नाभिक में रहते हैं भाई साहब प्रोटॉन या रहते हैं भाई साहब न्यूट्रॉन। तो ये जो नाभिकीय बल होता है ये या तो लगता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या लगता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और या लगता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। ये चीज आपको मैं होले होले
दिल दिमाग में उतारूंगा, लेकिन सब्र रखें, पेशेंस रखें। किसी बच्चे को गैस बन रही ज्यादा, पानी पी ले आराम से, लेकिन रिलैक्स होकर बैठ जाए। ध्यान दें, नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो एक बात तो क्लियर होगी कि न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस में ही लगेगा, नाभिक में ही लगेगा। तो इसी से दूसरी बात भी क्लियर कर लेते हैं, अगर नाभिक में ही लगेगा तो फिर ये बल लगेगा किनके बीच में, ये फोर्स किनके लिए अप्लाई होगा? ये फोर्स अप्लाई होगा प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए, ये फोर्स अप्लाई होगा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए, और ये फोर्स अप्लाई होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए। ये जैसे ही बात मैंने बोली, एक बच्चे का डाउट दिमाग में आता है, क्या कि सर इसका मतलब क्या मैं सही सोच रहा हूं? मैंने पूछा क्या? बोला सर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों पे बल लग रहा है, अलग अलग 3 बल आपने लिखे हैं, तो क्या ये बल चार्ज पे डिपेंड नहीं करता? 101% बच्चा सही सोच रहा है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। मैं एक एक पॉइंट आगे भी लिखाऊंगा, जहां जहां से सवाल बनता है वो सवाल बना के बताऊंगा, लेकिन जो डाउट है उसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखें, वो डाउट बाहर नहीं आए, मैं खुद ही दबा दूंगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा मामला। तो नाभिक में लगने वाला बल यानी न्यूक्लियर फोर्स नाभिक में ही लगेगा, और वो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा। यहां पर भी कुछ मैंने विजुअल इफेक्ट डाले हैं, अगर आपने फील किया हो तो। ये इन दोनों के बीच में बल लग रहा है, इन दोनों के बीच में बल लग रहा है, इन दोनों के बीच में बल लग रहा है, वही कंडीशन मैंने नीचे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में बल लगा के बताया है। ये विजुअल इफेक्ट के रूप में आपको थोड़ा सा फील आ सकता है कि इस तरीके से इनके बीच में बल लगते हैं। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन के बीच में बल लगता मैंने दिखाया है। लेकिन मेन जो मुद्दे वाली बात है, वो जो मैंने इधर लिखी है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सर अगर नाभिक में लगेगा तो न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो कितना होता है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? बच्चा कमेंट बॉक्स भर दो। 10⁻⁻15 मीटर, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा लिखा हुआ 10⁻⁻14 मीटर, ये सवाल आ सकता है। तो भैया वो कहते हैं छोटा बम है लेकिन बहुत बड़ा धमाका करता है छोटा सा लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। केवल और केवल ये फोर्स न्यूक्लियस के लिए वैलिड है, केवल और केवल ये फोर्स न्यूक्लियस के लिए वैलिड है, नाभिक के लिए वैलिड है, जो कि बहुत ही छोटी रेंज है, ये शॉर्टेस्ट रेंज के लिए वैलिड है, और इसका रेंज केवल और केवल 10⁻⁻15 मीटर है। लेकिन सबसे खतरनाक बात इसकी यह है कि ये स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है, सबसे प्रबल बल है, रेंज सबसे कम है लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। यह सवाल एग्जाम में पूछा गया है, अभी मैं तैयार करके आपको दूंगा। यानी सबसे छोटी रेंज के लिए है, इतनी सी दूरी के लिए वैलिड होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, प्रबल बल है जो यहां पे लगने वाला है। ठीक है बेटा, यानी ये चीज आपकी जो मैंने बेसिक चीजें बताई है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में वो क्लियर है। अगर आप चाहते कि एक बार रिपीट कर दें फटाफट, तो 1 मिनट या 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर देता हूं जो जो सवाल बताए हैं। क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, मतलब मैं ऑपरेशन कर देता हूं उसका। न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल, यानी नाभिक में लगने वाला बल। नाभिक में कौन रहते हैं भाई साहब? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी ये जो बल लगेगा वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगेगा, यानी या तो प्रोटॉन प्रोटॉन पे लगेगा, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगेगा, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगेगा। ये बल केवल नाभिक में लगता है, तो नाभिक का रेंज कितना है? 10⁻⁻15 मीटर, तो इसी रेंज के लिए वैलिड है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, रेंज सबसे कम है इसकी, लेकिन प्रबल बल लगता है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अभी मैं आगे इस पॉइंट को क्लियर करने जा रहा हूं और आगे की बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल आपका बन रहा है। नाभिकीय बल के रिगार्डिंग जो पॉइंट मैंने आपको दिया है अभी, नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। बच्चा डेफिनेशन दिल दिमाग में उतर चुकी है, स्कैन हो चुकी है, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन में 2 से 3 बार क्लियर कर दिया हूं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब बनाएंगे इसके सवाल। अब एक एक सवाल आपको स्कैन करना है अपने दिमाग में। सबसे पहला सवाल, ये भाई साहब जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है,
लघु प्रास का बल है। ये केवल और केवल 10⁻⁻15 मीटर का जो रेंज है, जो रेडियस है, उसी के लिए वैलिड है। कुछ बुक्स में -14 मीटर भी लिखा हुआ मिलेगा तो वह भी सही माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो आपको मिलेगा वैल्यू वो -15 मीटर आएगा। तो पहला सवाल क्लियर, पहला सवाल क्लियर। कमेंट रिपीट ना करे कोई बच्चा कह रहा है आग लगा दो क्लास में, अभी बच्चा आग लगा देंगे टेक्निकल टीम तेरे को नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड लगाएंगे। कमेंट रिपीट मत कर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ने की जरूरत नहीं है, जब बोला जाए तब कमेंट करें बच्चा, नहीं तो 10⁻⁹ सेकंड में अगर आपने बार बार रिपीट किया कमेंट को तो उड़ा देंगे बच्चा, मुझे नहीं पता। हाँ ध्यान रखना, ब्लॉक कर देंगे तुरंत। कमेंट रिपीट मत कर, बाकी बच्चे और भी है क्लास में, ठीक है। तो पहला सवाल बच्चा तैयार है, पहला सवाल तैयार है, पहला सवाल तैयार है बच्चा, क्लियर है। आगे देखो दूसरा सवाल। कमेंट पे फोकस नहीं करना है, जब कमेंट करने के लिए बोलूं तब, नहीं तो सवाल पे ध्यान दो जो बना के दे रहा हूं। कमेंट करने से पेपर क्लियर नहीं होगा, ध्यान दो। जब कमेंट करने के लिए बोलूं तब करना बच्चा। दूसरा सवाल, और दूसरे सवाल में सवाल बनेगा क्या, वो सवाल तैयार करते हैं। वो सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। न्यूक्लियर फोर्स है ना, जो नाभिकीय बल है, न्यूक्लियर फोर्स है, सभी मूल बल जो है आपके उनमें सर्वाधिक परबल बल है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। रेंज शॉर्ट है लेकिन अपनी पूरी एबिलिटी लगा देता है, जी जान लगा देता है, लड़ जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स शॉर्टेस्ट रेंज के लिए, मिनिमम परास के लिए सबसे प्रबल बल, ठीक है। जब न्यूक्लियनों के बीच की दूरी 10⁻⁻12 मीटर की ऑर्डर की होती है, कोटि की होती है, तो इसकी प्रबलता 0 हो जाती है। ये बात क्या कहना चाह रहा है कि -12, मैंने आपको बात बोली कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो केवल न्यूक्लियस में वैलिड है और उसका रेंज -15 मीटर या -14 मीटर है। अगर इससे बाहर जाएगा रेंज तो भैया इसकी कोई इंटेंसिटी नहीं है। नाभिक के बाहर न्यूक्लियर फोर्स का कोई लेना देना नहीं है, कोई जानता तक नहीं, कोई जानता तक नहीं। समझ में आया बात आपको? यानी न्यूक्लियर फोर्स को न्यूक्लियस के लिए ही वैलिड है, वहां तो अपना इसका एक छत्र राज चलता है, लेकिन नाभिक के बाहर इसकी इंटेंसिटी, इसकी प्रबलता 0 हो जाती है। तो मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहे हूं, समझ रहे हैं बच्चा? ठीक है, यस। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, पहला। दूसरा, तीसरा सवाल देखिए क्या है। तीसरा पॉइंट, ये जो मैं बार बार आपको फोर्स बोल रहा हूं, इनको लेकर एक एग्जाम में सवाल आया था 2020 में। आपका जो फरवरी में जो नेवी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक सीरीज दिया हुआ था, एक क्रम दिया हुआ था फोर्स का, ठीक है। और उनमें से शायद क्रम पूछा था आपसे, या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स या वीकेस्ट फोर्स पूछा था, मुझे इसका याद नहीं है। क्रम था या उनका स्ट्रॉन्गेस्ट या वीकेस्ट फोर्स पूछा था, मुझे नहीं पता। इसका कंफर्मेशन आप देख लेना, अगर आपने पेपर दिया हो तो याद होगा आपको। तो यहां पे मैंने कुछ फोर्सेज अप्लाई किए हैं और उनकी इंटेंसिटी का फिगर, मतलब जो आपका क्रम है वो नोट किया है। सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुंबकीय बल। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूज हो रहा है, ये ई एम का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय बल, फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। और ये आपका वीक फोर्स है ना, इसे अपन बोलते हैं हिंदी में दुर्बल बल, है ना। इसका नाम पर्टिकुलर नहीं है बच्चा, वीक फोर्स बोलेंगे, दुर्बल बल। और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, पता ही आपको। सबसे कम आपका न्यूक्लियर सोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स है, और सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है। नाम सुन के धक्का लगेगा बहुत बड़ा, लेकिन ये हकीकत है। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है। आपको पता है चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य कितने बड़े हैं, तब जाके इन पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। मेरे पास ये 2 ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा, इतना वीक है, क्योंकि इनका मास बहुत कम है, इसलिए। तो ये बात आपको समझनी होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है, आप देख रहे होंगे। इसका पावर है बेटा, न्यूक्लियर जो फोर्स है उसके लिए 10⁻39, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए 36 और वीक फोर्स के लिए 33, लेकिन ग्रेविटेशनल के लिए ओनली 1।
इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बच्चा? ये फॉर्मूला दिल दिमाग में घुस जाना चाहिए, ये रेशियो, ये अनुपात, ये कॉम्बिनेशन आपके दिमाग तक पहुंच जाना चाहिए। एक बार कमेंट करके बताओ ये याद हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले आपका न्यूक्लियर फोर्स है, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फोर्स की, उसके बाद में आपका आ रहा है एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद में आता है आपका वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बाद में वीक फोर्स आ गया, और सबसे लास्ट में आ रहा है आपका एफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपको पर इसका जो कॉम्बिनेशन है, जो क्रम है वो याद रहना चाहिए। ये घटता हुआ क्रम है, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद में वीक, और सबसे कम आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉजिक मैंने दे दिया क्या कि बहुत बड़ी चीज़ है, मास वाला इसमें रोल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े पिंडों पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए इसको वीक फोर्स के रूप में डिफाइन किया जाता है। याद हो गया सर? क्लियर हो गया बच्चा? क्लास में आने का एक ही मकसद है, हमारी टीम की जो भी क्लास होती है, मैं फिजिक्स की बात करूं, मैं मैथ्स की बात करूं, मैं इंग्लिश की बात करूं, तो मुद्दा एक ही होता है, एक ही मिशन लेके आपके सामने आके खड़े होते हैं स्क्रीन पे कि बच्चे को जो पढ़ाया जाए उसको क्लियर किया जाए। बच्चे के वो कहते हैं ना, दिल से आवाज निकले कि सर पढ़ा तो है लेकिन क्या गजब पढ़ा है, क्लियर तो हुआ है लेकिन क्या गजब से क्लियर हुआ है। ये जब जवाब मिलता है ना बच्चे के दिल से, बच्चा कमेंट में लिखता है, मजा आ जाता है। पॉइंट नंबर आपका 4 टॉप लेवल पे, पॉइंट नंबर 4 क्या है? मैंने अभी एक लाइन बोली थी, अगर आपको क्लियर है तो लाइन याद दिलाऊं, ये वाली मैंने क्या बोला था? प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी उतना ही लगता है जितना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगता है, और उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगता है। यानी इस पे जितना बल लगेगा उतना इस पे लगेगा, उतना इस पे लगेगा। यानी न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज, डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, निर्भर नहीं करता। बच्चा अगर निर्भर करता तो प्रोटॉन प्रोटॉन पे बहुत सारा लगता, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे तो लगता ही नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर भी नहीं लगता, लेकिन ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। एक सवाल में बना के बताता हूँ, एग्जाम में सवाल आएगा, न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए, सॉरी न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए, न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए, न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए, और न्यूक्लियर फोर्स आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा, इनका अनुपात कितना, इनका अनुपात कितना होगा? तो मैं कहूँगा इनका अनुपात होगा 1:1:1, क्योंकि इन पे लगने वाला बल समान होगा, क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, प्रकृति पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात आप मुझे बताइए, क्लियर है बच्चा? क्लियर है बेटा? हाँ, एक बड़ा अच्छा सवाल लिखा है बच्चे ने अट्रैक्टिव नेचर का, बहुत बड़ी बात, शाबाश। हमेशा हमेशा दोस्ती का भाव नजर आएगा, हमेशा अपनत्व नजर आएगा, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन में हो, चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में हो, चाहे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हो, हमेशा अपनत्व नजर आएगा। और जिस दिन आपको ये बात पता चलेगी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, ये हमेशा अट्रैक्शन नेचर का होता है, लेकिन ये चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है। न्यूक्लियनों के बीच एक समान रूप से अप्लाई होता है, इन पे बल लगेगा वो बराबर बराबर लगेगा। बच्चा फील हो रहा है? बच्चा याद हो रहा है? डाउट क्लियर हो रहा है? बेटा जल्दीबाजी कोई नहीं है, लेकिन जो पढ़ाऊंगा सॉलिड पढ़ाऊंगा, क्लियर कराऊंगा। आगे जितने भी सवाल बन रहे हैं ना, वो सारे सवाल बना बना के दे रहा हूं, और याद कर लेना, जिस दिन कोई सवाल इधर से पूछे तो जो लैंग्वेज में बना के दे रहा हूं उसी के इर्द गिर्द आपको सवाल मिलेगा। अगला सवाल आपका पॉइंट नंबर आपका ई, 5वां पॉइंट आपका क्या रहा है? न्यूक्लियन के बीच तुल्य बल, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये आपका प्रोटॉन प्रोटॉन, क्या बल इनके बीच में? यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इधर से इसको बराबर करिए। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में बल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल बराबर होता है। इनका अनुपात हमेशा 1 आता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको क्लियर करवा चुका हूं। मेरे हिसाब से न्यूक्लियनों के बीच में जो बल है, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए हो, बराबर है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है आपका हो गया, उसको क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है? यस सर, क्लियर है बेटा? ओके,
चलो अब ध्यान दीजिए अगले पॉइंट पे, एक एक पॉइंट जहां से सवाल बन रहे हैं उन सवालों को क्लियर करते हैं। एक बहुत बड़ी लाइन में पढ़ने जा रहा हूं, गौर करिएगा। न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्स एक अकेंद्रीय बल है, नॉन सेंट्रल फोर्स है। अकेंद्रीय बल है, नॉन सेंट्रल फोर्स है। नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के चक्रण की दिशा पर निर्भर करता है। दो सवाल इसमें पूछे हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, केंद्रीय बल का मतलब क्या है। किसी बच्चे को पूछे कि न्यूक्लियर फोर्स, तो बच्चे के दिमाग में आएगा यार न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियस में वैलिड होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए, तो ये तो सेंट्रल फोर्स होगा। नहीं, ये आपका केंद्रीय बल नहीं है, सेंट्रल फोर्स नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स की अगर अपन बात करें तो इसको सेंट्रल फोर्स के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो 1/r जो दूरी का स्क्वायर होता है उस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो इसके लिए वैलिड नहीं होता कभी भी। तो ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, अकेंद्रीय बल है। पहला सवाल मेरा। और दूसरा सवाल मेरा इधर से स्टार्ट होता है। दूसरा सवाल मेरा इधर से स्टार्ट होता है कि आपने प्रोटॉन प्रोटॉन को और आपने न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का जो चक्रण है वो कैसा किया है, उनकी व्यवस्था आपने कैसी की है, उनकी व्यवस्था पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियनों की चक्रण की जो दिशा है, जो स्पिन है, आपने जो रिलेटिव स्पिन ऑर्गेनाइज आपने ओरिएशन डाला है, वहाँ पे व्यवस्था डाला है, व्यवस्था बनाई है उसकी, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये दो सवाल एक ही स्क्रीन पे मैंने तैयार करके दिए हैं। एक तो न्यूक्लियॉन्स की अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा, उनको कैसे व्यवस्थित किया गया है, उनको कैसे रखा गया है न्यूक्लियस में, नाभिक में। दूसरा, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, नाभिकीय बल। इसके रिगार्डिंग दो सवाल क्लियर हो चुके हैं, मेरे हिसाब से दो सवाल क्लियर हो चुके हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, गजब सवाल, गजब सवाल। अब लगेगी आग बेटा, यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल पे फील करने की जरूरत है। यहाँ पे तुम्हारा दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सारे एक ही जगह स्कैन हो फोकस हो जाने चाहिए, और वो है आपका स्क्रीन। बेटा ध्यान दीजिएगा, समझ नहीं आती है ये बातें, क्योंकि आपका दिल दिमाग इन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। क्या ऐसा होता है? रट्टा मारोगे तो क्लियर नहीं होगा। लेकिन एक बार मैं सभी बच्चों का ईमानदारी से फोकस आऊंगा स्क्रीन पे। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, बहुत तगड़ी बात बोलने वाला हूं। मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति। बहुत सारी बातें बोलूंगा क्योंकि ये फील करना है मेरी थ्योरी के द्वारा। बोर्ड पे कुछ महाभारत लिखूं समझ नहीं आएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं उसको फील करना। मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति। ये द्रव्यमान क्षति क्या है, पहला सवाल। मास डिफेक्ट है क्या, द्रव्यमान क्षति क्या है? यानी नाम से पता चल रहा है कि मास में कोई ना कोई कमी आ रही है, कोई ना कोई एरर है, द्रव्यमान में कमी हो रही है, द्रव्यमान में डिफेक्ट आ रहा, मास डिफेक्ट हो रहा है। ये द्रव्यमान में कमी क्यों हो रही है और क्यों जरूरी है, और हम चाहते हैं कि और ज्यादा हो। टोटली सरप्राइज, हम चाहते हैं कि मास डिफेक्ट और ज्यादा हो। ये क्या बात हुई? यस, क्योंकि ये जो द्रव्यमान में कमी आती है, ये जो मास डिफेक्ट आता है बच्चा, ये खर्च होता है जो आपका न्यूक्लियस है, जो नाभिक है। कौन रहता है भैया उसमें, बताना कमेंट में। उसमें रहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हल्के में लेने की गलती मत करना, इतने शाणे भी नहीं है ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जब इतनी छोटी सी नाभिक में इनको रखोगे, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है 10⁻⁻⁻15 मीटर है, इतनी छोटी जगह में न्यूक्लियॉन्स को रख रहे हो। अरे लात गुस्से मुक्का लात सब करते हैं, ये नाभिक को तोड़ के बाहर आना चाहते हैं। इनको पता भी है कि नाभिक के बाहर इनकी कोई औकात नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का स्टेबिलिटी केवल न्यूक्लियस में है, आउट ऑफ न्यूक्लियस खत्म, कुछ नहीं है। लेकिन ये रुकते नहीं है, और इनको रोकने के लिए इन पे पैसा बर्बाद किया जाता है, इनके लिए मास डिफेक्ट किया जाता है, द्रव्यमान खर्च किया जाता है। अब आप कहोगे इनको रोकने का और मास का क्या रिलेशन, मैं बताता हूं। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में बने रहें, इनको रोकने के लिए इन पे एनर्जी खर्च की जाती है, इनको ऊर्जा दी जाती है, और वो एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी। अगला टॉपिक मेरा वही है, थोड़ा सा फील कर लो। बाइंडिंग एनर्जी, बांधने वाली ऊर्जा।
फील करना पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी यानी बांधने वाली ऊर्जा, और उस बाइंडिंग एनर्जी, वो एनर्जी आए कहां से? तेल तो वो कहते हैं ना हमारी मारवाड़ी भाषा में, भाई तेल तो तिला से ही निकल सी, जो तेल निकलेगा वो तो तिल से ही निकलेगा। मतलब एनर्जी आए कहां से? इसका मतलब इस न्यूक्लियस का जो मास है उसमें कमी कर लो, और जो मास में कमी आएगी उसको हम E बराबर mc² से, E बराबर mc² से एनर्जी में बदल देंगे, और वो एनर्जी कहां पे खर्च हो जाएगी? न्यूक्लियस को बांध के रखने में। पॉइंट क्लियर? द्रव्यमान शक्ति यानी बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा का क्या रिलेशन है? मास डिफेक्ट। नाभिक में न्यूक्लियस को यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी आए कहां से? तो न्यूक्लियस के द्रव्यमान में कमी आती है, और वही द्रव्यमान में कमी ऊर्जा में बदलती है, और वह ऊर्जा नाभिक में न्यूक्लियस को बांध के रखने के लिए काम में आती है। नहीं आया? आएगा, वेट। अब मेरा दूसरा हथियार आपके सामने मैं जिसका यूज करने वाला हूं, यह मेरा पहला हथियार था जो मैंने आपके लिए यूज कर लिया है क्लियर करने के लिए। मैं दूसरे हथियार पे जाता हूं। अब दूसरे हथियार से वार करते हैं, अब तो आ ही जाएगा। एक तराजू नजर आ रहा है आपको, और ये तराजू में मैंने एक हीलियम नाभिक लिया है बच्चा, हीलियम नाभिक। और हीलियम नाभिक अगर मैं लिखूं तो हीलियम नाभिक को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2He4, जिसमें 2 तो प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। ये बात मैं कल बता चुका हूं, किसी बच्चे को कोई नाराजगी तो नहीं है? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है हीलियम नाभिक में। तो मैंने क्या किया भाई साहब, मेरे लिए तो यही आपका हीलियम नाभिक है, और इस हीलियम नाभिक को, पूरा हीलियम नाभिक है 2He4, फील करना, पूरा हीलियम नाभिक को उठा के तराजू पे रखा और इसको तोल लिया। मान लो थोड़ी देर के लिए तोल लिया, चलो जी। अब इसको उठा के साइड में रख दिया। किसी दूसरे भाई साहब को बोला, बड़े डेढ़ होशियार थे, बोला यार ये हीलियम नाभिक मेरे से नहीं उठता है। तो बोला क्या करेगा? बोला मैं तो 2 प्रोटॉन ले लेता हूं और 2 न्यूट्रॉन ले लेता हूं। तो उसने 2 प्रोटॉन ले लिए और 2 न्यूट्रॉन लेके रख दिए। इधर तो हीलियम नाभिक है सर, देखना, और इधर हीलियम नाभिक नहीं है, इधर तो 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, इधर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। तो अब उस बंदे ने क्या किया? उसने क्या किया यार, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन टोटल कितने हो गए? 4। तो मैं क्या करता हूं, किसी एक के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, और वो कैलकुलेट करके निकाल लिया। क्या इसमें मास डिफेक्ट नजर आया? क्या आपने तो कैलकुलेशन कर ली। सैलरी आती है पापा की महीने वाले दिन 50,000 रुपए, ठीक है जी। तो आपको, मम्मी को, भैया को तो 50,000 दिखते हैं, लेकिन वो 50,000 आए, उनमें से छोटे छोटे खर्चे हो गए, वो खर्चे कोई नहीं गिनता, और फिर पूछते हैं 50,000 रुपए सैलरी आई थी कहां गया? तो वो 50,000 एक साथ दिख रहे हैं आपको, आपने तो देख लिया। अब यहां पे आपने 4 प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणा करके बता दिया, इतना है साहब। 4 महीने का हिसाब लगा लिया गुरुजी, 4 महीने के 2 लाख हो गए, कहां है? आपने तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई करके 2 लाख बता दिए। लेकिन आप मुझे ये बात बताओ, उस फैमिली को बांधे रखने के लिए, चलाने के लिए जो द्रव्यमान खर्च हुआ, मास डिफेक्ट आया, उसके लिए जो ऊर्जा आई वो कहां से आया? और इसी वजह से इस नाभिक को आपने एक साथ तोला और इधर आपने अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोला, तो इसमें मास डिफेक्ट कभी नहीं आता, इसमें मास डिफेक्ट काउंट हो जाता है। ये मास डिफेक्ट काउंट हो गया, द्रव्यमान में कमी होगी इसलिए ये ऊपर चला गया, और इसमें मास डिफेक्ट काउंट ही नहीं होगा। आपने न्यूक्लियस लिया ही नहीं, नाभिक लिया ही नहीं, आपने तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन गुणा भाग करके बता दिया, जरूरत ही नहीं है इसकी। तो मतलब लॉजिक यह है, मैं पूरा फिर से अगर एक्सप्लेन करूं आपको पूरा क्लियर करके एक नई स्लाइड देके, लॉजिक यह है कि एक्चुअल में मास डिफेक्ट है क्या, द्रव्यमान शक्ति क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखने के लिए ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा आए कहां से? वो ऊर्जा आए इस न्यूक्लियस के द्रव्यमान से। तो द्रव्यमान से ऊर्जा आए तो द्रव्यमान को कम किया, कितना कम किया? डेल एम। और ये जो द्रव्यमान में कमी आई, इस द्रव्यमान से क्या बन गई? ऊर्जा। E बराबर mc², m को मैं डेल एम लिख सकता हूं।
ये आइंस्टाइन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध समीकरण से घूम फिर के बात वहीं पे आ गई। तो इसी वजह से इसके न्यूक्लियस के द्रव्यमान में कमी आ जाती है, द्रव्यमान में कमी आ जाती है, और इसी द्रव्यमान में कमी को मास डिफेक्ट कहते हैं। आपने क्या किया सर, आपने इधर तो मास डिफेक्ट की बात की ही नहीं। अरे आपने न्यूक्लियस बोला क्या आपने न्यूक्लियस लिखा इधर? नहीं, आपने 2 न्यूट्रॉन पटक दिए, 2 प्रोटॉन पटक दिए। इधर था न्यूक्लियस हीलियम का 2He4, ये मान लो आप। अपने आप तराजू ऊपर चला गया क्योंकि इसके द्रव्यमान में क्या हो गई, कमी हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और क्लियर करने का प्रयास करूंगा अगली स्लाइड में। जरा देखिए, लाइन पढ़िए मेरी बात। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में मिलकर बनाए रखने के लिए संरचना न्यूक्लियस का नाभिक का बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान खर्च हो जाता है। यह है लुप्त द्रव्यमान, यह खर्च द्रव्यमान, द्रव्यमान शक्ति मास डिफेक्ट कहलाता है। द्रव्यमान शक्ति जितनी, मास डिफेक्ट जितनी ज्यादा होगी, उत्पादित नाभिक बनने वाला न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अभी बताऊंगा कैसे। अगर किसी न्यूक्लियस के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखने के लिए ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च हो रही है, तो यह बात तो क्लियर होगी, उसको वो प्रबल बल से बांध के रखेगा। अगर ऊर्जा कम खर्च हो रही है तो वो नाभिक को तोड़ के बाहर आ सकता है। यानी मास डिफेक्ट जितना ज्यादा होगा वह न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, वह नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। यह बात इधर से क्लियर की गई है, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, बांध के रखने वाली ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। और इसी प्रारूप में अगर मैं आपको इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूं तो अब आएगा मेरा तीसरा हथियार, अब आएगा मेरा तीसरा हथियार, और उसके लिए हम तैयार हैं। क्लास स्टार्ट हो रही है। एक बच्चा कह रहा है कितने क्वेश्चन फंसेंगे एयरफोर्स के एग्जाम में। क्लास में आने से पहले ये सवाल आ गया, बच्चा तेरा तो हो गया सिलेक्शन कर लिया सिलेक्शन तूने, क्योंकि क्लास में जाने से पहले तेरे को ये पता होना जरूरी है कि कितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे। हो गया बच्चा सिलेक्शन, ले ले एडमिट कार्ड आ गया तेरा, तो फाइनल का ज्वाइनिंग लेटर आ गया बच्चा ठीक है। चलो बेटा, गणितीय रूप से मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं मास डिफेक्ट को। डेल एम सी माइनस एम ए। एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूं स्क्रीन पे, तीसरा हथियार काम में ले रहा हूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा। डेल एम कैसे निकाले हम डेल एम निकालेंगे। एक तो कैलकुलेटेड मास, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना तो 4 का इतना, कैलकुलेशन के थ्रू। और एक हमने पूरा न्यूक्लियस उठा के रख दिया, एक्चुअल मास पूरा नाभिक उठा के रख दिया। ये लो साहब, ये एक्चुअल मास है, और ये आपका ये कैलकुलेटेड मास है। आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेट किया, देखना कैसे अभी बताता हूं। तो एम सी कैलकुलेटेड मास, एम ए एक्चुअल मास वास्तविक द्रव्यमान, और ये गणना से प्राप्त द्रव्यमान। सर जी नहीं समझ में आया, अगली स्टेप। बेटा कैलकुलेशन कैसे करोगे बताता हूं। एक द्रव्यमान है प्रोटॉन का जिसको आपने लिखा mp, और प्रोटॉन कितने हैं उसको, प्रोटॉन को आपने लिख दिया z, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को z और mp प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान, टोटल कर दिया। उसके बाद में हो गया आपका प्लस। दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। अरे बेटा कल मैंने न्यूट्रॉन निकालना बताया था आपको, नहीं याद है? कल वाली क्लास का भूल गए? मैंने क्या बोला था कल, ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैंने पी को क्या लिखा था, जेड प्लस एन। अगर एन निकालना हो तो बेटा ए माइनस जेड, याद है? तो मैं न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन नहीं लिख रहा, मैं उसको ए माइनस जेड लिख रहा हूं। अच्छा, तो प्रोटॉन गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन गुणा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एम एन। ये हो गया हमारा कैलकुलेटेड मास,
ये क्या हो गया, कैलकुलेटेड मास। अब कैलकुलेटेड मास बड़ा कोष्टक और लगाऊंगा मैं, कैलकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास, ये मास आपका एक्चुअल हो गया और बात खत्म। कैलकुलेटेड मास mc माइनस एक्चुअल मास ma, जब अंतर निकालेंगे तो हमें उसका मास डिफेक्ट आएगा, कि कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ज्यादा, कैलकुलेशन वाला हमेशा ज्यादा आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में मास डिफेक्ट आता ही नहीं है। आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग जोड़ दिया, जब आपने एक्चुअल में नाभिक को रख के देखा तब उसमें फील आएगा कि कितनी कमी हो रही है इसमें। ठीक है, आपने कैलकुलेटर से गणना कर दी, 5 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन लगा दिया, जब आपने न्यूक्लियस को रख के देखा तो पता चला द्रव्यमान में कितनी कमी आती है। तो ये हमारा मैथमेटिकली फॉर्मूला अगर कोई आपसे पूछे मास डिफेक्ट का तो बनेगा, जो आपको यूज में लेना है। बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, एमसी बता तो दिया, एमसी कैलकुलेटेड मास है, कैलकुलेटेड मास है, एमए एक्चुअल मास है, ये कैलकुलेशन के द्वारा आया गया मास है, कैलकुलेशन, और एमए एक्चुअल मास है जो नाभिक को रखे तोला था ऐसे। ये आपका, मैं इसको बोलूंगा एम ए एक्चुअल मास, नाभिक पूरा का पूरा रख दिया, और आपने इधर क्या किया है एम सी, यानी आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाल के गुणा भाग करके जोड़ के निकाला है, ये कैलकुलेटेड मास है। तो कैलकुलेटेड मास ज्यादा है, एक्चुअल मास क्या है कम, तो इस पल्लड़ में से इस पल्लड़ को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट आ जाएगा। बच्चा वही मैंने आपको इधर समझाया है, कैलकुलेटेड में से एक्चुअल घटा दो, डेल एम आ जाएगा। अब बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब मैं कमेंट चाहूंगा, क्लियर है सभी बच्चों का, क्लियर है बेटा, यस। चलो जी, अब चलते हैं नई दुनिया में। अब जब मास डिफेक्ट आ ही गया तो अब बाइंडिंग एनर्जी की भी बात कर लेते हैं, बंधन ऊर्जा, क्योंकि मास डिफेक्ट खर्च कहां पे होगा, बाइंडिंग एनर्जी के रूप में। बाइंडिंग एनर्जी बोले तो बांध के रखने वाली ऊर्जा, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में बांध देती है, नाभिक के अंदर बांध देती है। तो जितना द्रव्यमान में कमी होगी उतना ही द्रव्यमान किस में बदलेगा, एनर्जी में। यानी द्रव्यमान में जितनी कमी, यानी डेल एम जितना ज्यादा, डेल एम जितना ज्यादा, बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा, और बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा वह नाभिक उतना ही ज्यादा स्टेबल, स्थायी होगा। फील करना मेरी बात को। एक हीलियम नाभिक आपको नजर आ रहा है 2He4, प्रोटॉन सॉरी इसको न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, और ये आपका प्लस में प्रोटॉन प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अगर किसी बच्चे को ऐतराज हो तो बोलो। 2 प्रोटॉन थे इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन नाभिक में चक्कर लगा रहे हैं बाहर की तरफ, नाभिक के बाहर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। पहले तो ये बताओ हीलियम नाभिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या। हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। नाभिक में 2 प्रोटॉन है तो नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, वो भी 2 ही होंगे, क्योंकि धनावेश ऋणावेश बराबर होता है। ये बात तो आपको पता ही होगी। चलो जी, अब इसका जो मास था ना, वो मास था 4.0026 यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अपन द्रव्यमान संख्या के रूप में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी प्लस बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी इसको बांध के रखने में खर्च होगी, और तब जाके आपका एक बन गया 1H1, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1H1 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 न्यूट्रॉन, आपका 1 न्यूट्रॉन, और मिलके क्या बन गया, एक नया नाभिक बन गया। इसका मास 0026 और इसका मास 0.4033 अलग अलग मास निकाला, ज्यादा आया इससे, ये तो 00 फिर बाद में आया, इसमें तो 03 आ गया, तो ये मास ज्यादा है आपका, ये मास क्या है कम, क्योंकि ये तो पूरी नाभिक का एक साथ निकाला, और ये आपने इसका तो अलग निकाला, इसका अलग निकाला, तो अपने आप ही ज्यादा हो गया। तो ये और ये जो आपका बाइंडिंग एनर्जी दोनों मिलाने के बाद अलग अलग एनर्जी आएगी, जिसका मास अपने आप ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा।
बहुत ही बढ़िया सवाल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए। जब नाभिक बनता है, जब न्यूक्लियस बनेगा, तो भाई सीधी सी बात है, जो न्यूक्लियंस नाभिक में रहते हैं उनका द्रव्यमान घटता है, मास डिक्रीज होता है। ये द्रव्यमान क्षति कहलाती है। जो मास डिफेक्ट होता है वही द्रव्यमान क्षति आवश्यक ऊर्जा के रूप में खर्च करता है, उपलब्ध होता है। यानी जो मास डिफेक्ट था, द्रव्यमान क्षति थी, उसी से बनेगी बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। E बराबर mc² वाले कॉन्सेप्ट से E बराबर डेल एम सी स्क्वायर। बताओ क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो द्रव्यमान बढ़ेगा, या क्या ये संभव है? ऊर्जा बढ़ेगी द्रव्यमान बढ़ेगा। भाई मोदी जी देश चला रहे हो, सवाल कर रहे हो, क्या ही बोलूं मैं अब आपको, है? हद होगी। ठीक है, दिमाग कहीं साइड में छोड़ के आए मोदी जी, आज मीटिंग में लगा के आ गए इधर। हाँ, दूसरा पॉइंट देखिए आप, दूसरा पॉइंट क्या है? वह है ऊर्जा जो द्रव्यमान क्षति के तुल्य है। मैं बता चुका हूं आपको, जितना बाइंडिंग एनर्जी बनेगा वह मास डिफेक्ट से बनेगा। जितना द्रव्यमान में कमी होगा, जितना द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगा, वही बाइंडिंग एनर्जी है, वही बंधन ऊर्जा है। तो जो द्रव्यमान में कमी हुई वह एनर्जी किस में बदल रही है? बाइंडिंग एनर्जी में, बंधन ऊर्जा में। तो बड़ा अच्छा सवाल बनता है आपका। तो द्रव्यमान शक्ति के तुल्य होता है। आइंस्टाइन के लिए जो द्रव्यमान है वो और मतलब द्रव्यमान ऊर्जा जो रिलेशन है, मतलब मास एनर्जी रिलेशन आइंस्टाइन का E बराबर mc², पता तो है ही। उस नियम से जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, जो बंधन ऊर्जा होगी, वो आपका मास डिफेक्ट और प्रकाश का वेग, यानी मैं ये कह सकता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी को मैं EB लिख दूं तो ये हो जाएगा आपका m डेल m, मास डिफेक्ट है, और c प्रकाश का वेग, E बराबर mc²। ये बात मैं बहुत पहले से बोलता आपको आ रहा हूँ आज की क्लास में, E बराबर mc²। बस बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए EB लिख दूंगा और मास की जगह डेल m लिख दूंगा, अपना काम हो जाएगा। बात खत्म, बात क्लियर। 100 बातों की एक ही बात है ना? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। डेल EB बराबर डेल mc², बहुत ही गजब लेवल का सवाल आपका बनता है। डेल EB बराबर डेल mc²। बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जितना बाइंडिंग एनर्जी होगा वही आपका मास डिफेक्ट के बराबर होगा। मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी में बदलेगा और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला डेल EB बराबर mc², इस फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट होगा। क्लियर है बेटा? यहां से अब देखिए, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये तो बता ही दिया। अब आगे आ जाओ। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? तीसरा बिंदु आपका क्या है? नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को, न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को न्यूक्लियस के लिए, नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको बाहर निकालने के लिए अगर ऊर्जा चाहिए तो वह ऊर्जा चाहिए बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा ऊर्जा दोगे तब उसको तोड़ पाना संभव है आपके लिए, अदरवाइज नहीं तोड़ सकते। तो क्या बोला इसने? जो न्यूक्लियंस है नाभिक में, उनको अगर अलग अलग करना है तो अलग अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही आपका बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी होगा, बंधन ऊर्जा के बराबर होगा। उसको अपन बाइंडिंग एनर्जी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? डाउट क्लियर है? ठीक है, यस, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आगे देखते हैं। ये हो गया आपका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। और बेटा ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको फील करना है। अब तक बाइंडिंग एनर्जी का इतना सा मतलब था कि जो नाभिक में न्यूक्लियंस है उनको बांध के रखने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है वही बाइंडिंग एनर्जी है, वही बंधन ऊर्जा है। लेकिन अब क्या कह रहा है? इस बाइंडिंग एनर्जी को हमने एक वर्ड यूज कर लिया, पर न्यूक्लियन। हमने एक वर्ड यूज कर लिया बेटा, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, यानी बाइंडिंग एनर्जी लेकिन किसके लिए? प्रति न्यूक्लियंस के लिए। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन बोले तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों के लिए
आप न्यूक्लियॉन्स के रूप में डिफाइन करें तो उसके लिए बंधन ऊर्जा कितनी हो सकती है। तो यहां पे देखिए पर न्यूक्लियॉन के लिए अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो बेटा एक काम करो, पर न्यूक्लियॉन के लिए बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, डेल ई और बी के ऊपर मैं बार लगा देता हूं। प्रति न्यूक्लियॉन जो आपकी एनर्जी है उसमें मास नंबर का भाग लगा दो, यानी न्यूक्लियॉन्स का क्या कर दो, भाग लगा दो। यानी जो बाइंडिंग एनर्जी है ई, उसमें एक न्यूक्लियॉन का भाग लगाएंगे तो प्रत्येक न्यूक्लियॉन को कितनी ऊर्जा मिली। मेरा सवाल आपसे, क्लास में 50 बच्चे हैं और 100 रुपए क्लास में बांटने हैं, 100 रुपए बांटने हैं क्लास में, 50 बच्चे टोटल स्टूडेंट कितने, 50। तो बताओ प्रत्येक स्टूडेंट के पास कितने रुपए आएंगे, 2-2 रुपए, 2-2 रुपए आएंगे। 100 को डिवाइड कर दिया 50 से, आपने 2 रुपए आ गए। मैं पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी प्रत्येक न्यूक्लियॉन के लिए कितना आया, तो मेरे पास जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी थी मैंने उसमें न्यूक्लियॉन का भाग लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे पास टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी थी उसमें मैंने न्यूक्लियॉन का भाग लगा दिया, यानी ए का भाग लगा दिया। तो डेल ई बी बार बराबर डेल ई बटा ए आपके न्यूक्लियॉन्स है, यानी मास नंबर है तो डेल ई बटा ए। ये बहुत तगड़ा सवाल है, आप इसको एम सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डेल एम सी स्क्वायर बटा ए, एक ही बात है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी नाभिक उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अरे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को बांध के रखने के लिए जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो पर न्यूक्लियॉन यानी प्रत्येक न्यूक्लियॉन के लिए जितनी एनर्जी आपने ज्यादा देनी है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी पर न्यूक्लियॉन, वह न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। बताओ क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, क्लियर है, जल्दी बताइए क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट से। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, शाबाश, चलो जी बहुत अच्छे। अब आगे आ जाओ, किसी भी नाभिक का स्थायित्व है, ओहो, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी। बता चुका हूं अभी अभी, बस ये सवाल अपने दिल दिमाग में उतार लेना। बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी पर न्यूक्लियॉन्स, वह न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। वह न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है जी, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। एक बच्चा लिख रहा है क्लियर है बेटा क्या नाम इसका, अरे वाह बेटा बहुत बढ़िया, क्लियर है बेटा। पापा को वैसे बोलता होगा, हाँ जी पापा क्या हाल है बेटा, मम्मी को क्या हाल है बेटी बोल देना उनको, हैं। अरे संस्कार ले ले थोड़ा सा, सब्जी बेचने के लिए भी ठेला नहीं मिलेगा, संस्कार नहीं है। कुछ भी डिफेंस ज्वाइन करना चाहता पहले वो डाल ले अपने अंदर, ठीक है, हाँ, नहीं पुलिस करता फिरेगा कहीं इधर उधर फिर ठीक है, यस। किसी नाभिक के प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, ओहो, पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस का जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यही पॉइंट मैंने अभी पीछे क्लियर किया था, यही पॉइंट मैंने फिर से क्लियर किया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही गजब सवाल है। यानी पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी जितना ज्यादा होगा वह न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। एक सवाल आपके सामने है, फटाफट इसको सॉल्व करना है, जल्दी से इसको कैलकुलेट करना है और प्रत्येक बच्चे को इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। प्रत्येक बच्चे को इस सवाल का जवाब, अभी मैं क्लास सेव करता हूं, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, डायरेक्ट पूछा गया सवाल है, एज इट इज क्वेश्चन आपका। मैं अभी क्लास सेव करूंगा, देखता हूं कि कितने बच्चे एक्चुअल में मेहनत करते हैं। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की जो बच्चे बात करते हैं, बच्चा 1:30 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया है। और जो बच्चा अभी भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस को मिस करता है, फिर बताऊंगा बच्चा खुद नहीं कर पाएगा, लिख के ले लो। अब तक मैंने जितने टॉपिक करवाए उससे पहले आपने खुद ने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की है क्या? नहीं ना, एजुकेटर के साथ मिलके कर लोगे तो हो जाएगा।
बाद में नहीं होगा। आज का हमारा टॉपिक है 1:30 बजे का ग्रेविटेशन। हमने कल वर्क एनर्जी पावर कर लिया था, आज ग्रेविटेशन करेंगे 1:30 बजे। टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, 1:30 बजे हमारी क्लास होने वाली है। एक बार हाउस द जोश के साथ में लाइक बटन पे प्रेजेंट लग जाए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे मिल जाए। मैं अभी का अभी क्लास सेव करता हूं। अभी नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन है मुकेश सर की, उसके बाद मेरा क्लास आएगा, फिर इंग्लिश वाले सर का क्लास होगा। बैक टू बैक लगे हुए हैं, गले की हालत खराब है पिछले 1.5 से 2 महीने से, ठीक है, लेकिन खड़े हैं फिर भी। इतनी सारी क्लासें फिर भी आ रही है, ले रहे हैं। ये हमारा डेडिकेशन मान लो, हमारा प्रोमिस किया हुआ उसको पूरा करने के लिए जी जान से लगे हैं। और ये बच्चों को भी समझ में आता है कि एक्चुअल में मेहनत कहां पे होती है। ईद के चांद बन जाएंगे, कोई बच्चा नहीं आएगा क्लास में, क्योंकि सर मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को दिल से जोड़ना पड़ेगा, बच्चे दिल से जुड़ेंगे जब आप उनके करियर के बारे में बात करोगे, उनके करियर के बारे में सोचोगे। लगे हुए हैं बेटा दिन रात। इतनी सारी क्लासें होती है तो इनका कंटेंट भी तैयार होता है, उसमें भी 4-4, 5-5 घंटे हम काम करते हैं, तब जाके इतना कंटेंट तैयार होता है। चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे स्पेशल पे हो, चाहे अनअकैडमी वॉरियर्स पे हो। जितनी क्लासें होती है उनका वर्कलोड उतना ही ज्यादा होता है, लेकिन कर रहे हैं ना सर। नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे हैं, आएगा ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो वही है, उसके बाद में कोर्स पूरा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बच्चे। आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे, हम यूं ही मेहनत करते रहेंगे, हम नहीं रुकेंगे, ठीक है। एक बार फिर से जय हिंद।